गुड इवनिंग दोस्तों। हमने इतिहास का जो पहला पार्ट कवर किया था, उसमें सभ्यताओं का एक क्रम देखा था कि उसमें क्या-क्या चीज़ें थीं। सिंधु सभ्यता, फिर नवपाषाण कालीन, फिर सिंधु सभ्यता और उसके बाद कैसे जो क्रमिक विकास हुए हैं, उनको हमने समानताएँ और असमानताएँ देखी थी। उसी क्रम में आज हम भाग 2 जब कवर कर रहे हैं, तो आज हम देखेंगे कि भारतीय समाज में जो सिंधु सभ्यता से शुरू हुआ और आधुनिक भारत तक का जो सामाजिक ताना-बाना था, वो कैसे बुना हुआ था और हर युग में या हर क्रम में जो विकास होता गया, उसमें कौन-सी चीज़ें डिफरेंट थीं और क्या उनमें समानताएँ थीं, वो सारी चीज़ें हम एक वीडियो के थ्रू कवर कर लेंगे। जो आंसर में जब आप कवर कर रहे होंगे मतलब अपने टॉपिक जब पढ़ रहे होंगे, तो एक ब्रीफ में थोड़ी इमेज बन जाएगी, वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद करेगी। तो आइए देखते हैं भारतीय समाज जो विभिन्न चरणों में किस तरीके से बदलता रहा है और कैसी उसमें परिस्थितियाँ रही हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो ये रहा भारतीय समाज, ठीक है? तो इसमें पहले दिया है नवपाषाणकालीन जीवन। तो इस काल में आविष्कारों और परिवर्तनों ने मानव सभ्यता की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कृषि कार्य, पशुपालन, गृह निर्माण आदि से मनुष्य को अन्य मनुष्यों के सहयोग की भी आवश्यकता पड़ती थी। इस तरह क्या हुआ, समाज का अंकुरण हुआ। मतलब एक नवपाषाणकालीन से जो है समाज की अवधारणा पनपती है। फिर उसमें हुआ कि कार्य विभाजन एवं आर्थिक कारणों ने समाज को वर्गों और परिवारों में विभक्त कर दिया। वर्ग के संचालन हेतु नेता और परिवार के संचालन के हेतु पिता की महत्ता स्वीकृत हुई। ये सारी चीज़ें हमें नवपाषाण काल में देखने को मिलती हैं। फिर सिंधु घाटी सभ्यता आ जाता है। तो इनका सामाजिक जीवन क्या था? सरल, सादा, उन्नत तथा मानवीय अभिरुचियों की परिष्कृत अनुभूतियों से ओतप्रोत था। ठीक है? समाज की प्रधान इकाई क्या थी? परंपरागत परिवार ही थी। प्रत्येक परिवार में माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री आदि रहते थे। नारी की अतिसंख्यक मूर्तियों की प्राप्ति से आभास मिलता है कि सिंधु समाज जो था वो मातृ प्रधान था। ठीक है, मातृ सत्तात्मक था। फिर ताम्रपाषाणिक संस्कृति, इसमें कबीले से राज्य की तरफ बढ़ने की प्रक्रिया भी आरंभ हुई। अंततः ताम्रयुगीन ग्राम संस्कृतियों ने कांस्य युगीन शहरी सभ्यता की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। फिर वैदिक समाज देखेंगे तो आर्य समाज पितृ सत्तात्मक था, परंतु नारी को मातृ रूप में पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। परिवार के प्रधान को गृहपति या कुलप कहा जाता था। यह पद वंशानुगत होता था। ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए। पुत्र पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता था। पिता की संपत्ति पर पुत्री को अधिकार नहीं था। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड की बढ़ती हुई प्रधानता के साथ ही ब्राह्मण वर्ण का महत्व बढ़ गया। फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फेवरेट भी है, वो है मौर्यकाल और मौर्योत्तर। तो इसमें देख लेते हैं। मौर्यकाल, कौटिल्य के अनुसार वर्ण व्यवस्था ही सामाजिक संगठन का आधार था। इट मीन जो कौटिल्य हैं वो वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते थे। इस काल में चारों वर्णों के व्यवसाय निर्धारित थे, जिनका पालन करना सभी के लिए आवश्यक था। समाज में अब भी ब्राह्मण विशिष्ट यक्ष स्थान रखते थे। मेगस्थनीज की इंडिका से जाति प्रथा की कुछ विशेषताओं की पुष्टि होती है। फिर मौर्योत्तर काल देख लेते हैं। तो इस काल में भारतीय समाज का स्वरूप बदला तथा एक जटिल और कठोर समाज का आधार तैयार हुआ। मनु संहिता में मनु ने इस काल में कठोर वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया है। इस काल में शिल्पी शूद्र वर्ण में समाहित हुए तथा तुलनात्मक रूप से शूद्रों की स्थिति में सुधार हुआ। फिर संगम काल देख लेते हैं। तो इसमें यही चीज़ें दी हैं कि सामाजिक ढांचे में ब्राह्मण संस्कृति की नैतिकता तथा उच्च आदर्श स्थापित थे। उसी में जनजातीय रीति रिवाज तथा जीवन मूल्य प्रतिष्ठित थे। ठीक है, फिर गुप्त काल देख लेते हैं। तो गुप्तकालीन समाज में पितृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार प्राथमिक इकाई थी, जिसमें जन्मजात उत्तराधिकार की परंपरा प्रचलित थी। इस काल में भूमि अनुदानों का परिणाम विखंडन के रूप में सामने आया, जिससे संयुक्त परिवार टूटकर छोटी इकाइयों में विभक्त हो गया। फिर गुप्तोत्तर काल में क्या चेंज हुआ? तो हर्षकालीन समाज जो था वो ब्राह्मण व्यवस्था पर आधारित था। परंपरागत चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अतिरिक्त समाज में अनेक जातियां उपजातियां थी। ब्राह्मणों का समाज में प्रतिष्ठित स्थान था। वैनसॉन्ग ने भारत की सामाजिक दशा का विस्तृत वर्णन किया है। उसने जाति व्यवस्था में कठोरता का वर्णन किया है। फिर देख लेते हैं सल्तनत काल। तो मुस्लिमों में उनमें जाति व्यवस्था प्रचलित नहीं थी। यद्यपि जन्म और नस्ल और धर्म के आधार पर वे अनेक वर्गों में विभाजित थे। विदेशी मुसलमान भारतीय मुसलमानों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हिंदू समाज अनेक जातियों और उपजातियों में विभाजित था और जाति व्यवस्था अधिक जटिल और कठोर हो गई थी। फिर मुगल काल। तो इस काल में हिंदू समाज में जाति प्रथा, ऊंच नीच तथा छुआछूत की भावना विद्यमान थी। मुसलमानों में किसी न किसी आधार पर ऊंच नीच की भावना प्रचलित थी। अकबर के काल में तथा उसके पश्चात हिंदू और मुस्लिमों के हार्दिक घनिष्ठता स्थापित होने लगी थी। आधुनिक काल में क्या चेंजेस आए? तो भारत में अंग्रेजों के आगमन से पूर्व हिंदू परिवार एक संयुक्त परिवार था, लेकिन पश्चिमी संस्कृति ने इसकी प्रकृति को लगभग बदल दिया। अब सभी परिवार क्या हो गए? एकल इकाई में परिवर्तित हो गए। फिर क्या हुआ? पश्चिमी संस्कृति ने हिंदुओं की सामाजिक स्थिति को प्रभावित किया, जिसके अंतर्गत जाति व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया गया और समानता के सिद्धांत पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, फिर खान पान। तो पूरा पाषाणकालीन जीवन पे हम देखेंगे। इस काल में मानव जो था वो पूर्णतः प्रकृतिजीवी था। कृषि कार्य से अपरिचित होने के कारण वह सहज रूप से उत्पन्न होने वाले फल फूल, कंदमूल, आखेट में मारे गए पशुओं तथा नदियों और झीलों के तटों पर पकड़ी गई मछलियों से ही अपना पेट भरता था। मध्य पाषाण काल में भी मनुष्य का प्रमुख उद्यम क्या था? आखेट मतलब शिकार करना। अब वो जो शिकारी पशु पक्षी जो शिकार करके लाता था, उन्हीं को खाता पीता था। फिर नवपाषाण काल आया। तो इस युग में मुख्य रूप से मोटा अनाज, गेहूं, जौ, बाजरा खाया जाने लगा। मवेशियों को पालने से खान पान के तौर तरीके पूरी तरह बदल गए और दूध एवं दूध से बने खाद्य पदार्थ शामिल हो गए। नवपाषाण काल
जो एक ट्रांजिशन फेज था। फिर सिंधु घाटी सभ्यता आ जाती है। तो सिंधु वासियों की खाद्य सामग्री क्या थी? गेहूं, जौ, चावल, राई, तिल, दाल और शाक आदि की सहायता से बनती थी। अनेक चित्रों में मछली पकड़ने, पशुओं का शिकार करने और बलि देने का चित्रण है। अतः निश्चित है कि सिंधुवासी जो थे वो मांसाहारी भी थे। गाय, भैंस तथा बकरी से उन्हें दूध प्राप्त होता था और भोजन में फलों का भी महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। फिर ताम्रपाषाण संस्कृति आ जाती है। तो इनकी अर्थव्यवस्था खेती तथा पशुपालन पर आधारित थी। कुछ क्षेत्रों में जंगली जानवर तथा मछली आदि जैसे अन्य भोजन स्रोतों पर निर्भरता के प्रमाण मिले हैं। इस काल में जो मुख्य अन्न था वो था जौ। फिर वैदिक संस्कृति आ जाती है। तो आर्यों को दूध तथा उससे बने हुए पदार्थ विशेष रूप से प्रिय थे। खाद्यान्नों में गेहूं, जौ, धान, उड़द, मूंग तथा अन्य दालों का विशेष प्रयोग किया जाता था। ऋग्वेद वर्णित है कि आर्यों को शाकाहार विशेष रूप से पसंद था। केवल विशेष अवसरों पर ही मांस खाया जाता था। मतलब मांस खाते थे, लेकिन कोई बढ़िया जन्मदिन टाइप की चीज़ें हुई तो खाते थे। फिर मौर्य काल। तो इस काल में मांस खाने की प्रवृत्ति अधिक थी। अर्थशास्त्र में मांस बेचने वालों तथा पका मांस बेचने वालों का उल्लेख है। ठीक है, जो मांस बेचने वाले थे और कच्चा पक्का दोनों मांस जो बेचने थे उनका उल्लेख था। फिर लोग भोजन में अन्य चीज़ों के अतिरिक्त चावल भी खाते थे। बौद्ध ग्रंथ में चावल, फलियाँ, तिल, शहद, फल, मछली, ये सारी चीज़ें थी। उसमें मदिरा पान का काफ़ी प्रचलन था। अब गुप्त काल में क्या था? गुप्तकालीन मुद्राओं तथा फाहियान के वर्णन के अनुसार गुप्त काल में लोग मांसाहारी नहीं हुआ करते थे। वे चावल, गेहूं, दाल, फल, दूध, घी, मक्खन आदि का प्रयोग खानपान के रूप में करते थे। किसी भी प्रकार की नशीली दवाओं, नशीली मदिरा आदि का सेवन वर्जित था। इस समय के लोग जो है लहसुन और प्याज भी नहीं खाते थे। फिर हर्षवर्धन काल देख लेते हैं। तो ह्वेनसांग हर्षकालीन भारतीयों के भोजन तथा वस्त्रों का भी उल्लेख करता है। लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों टाइप का भोजन करते थे। गेहूं तथा चावल का प्रयोग अधिक होता था और कुछ लोग मदिरा का भी सेवन करते थे, जो कि गुप्त काल में बंद था। फिर सल्तनत काल। तो इस काल में हिंदू निरामिष भोजन करते थे। दक्षिण और मध्य भारत के हिंदू मांसाहार को घृणा की दृष्टि से देखते थे। मुसलमानों को मांसाहार भोजन बहुत ही लोकप्रिय था। हिंदू और मुसलमान दोनों पान का प्रयोग करते थे। उत्तर भारत में गेहूं और दक्षिण भारत में चावल अधिक पसंद किया जाता था। फिर मुगल काल देख लेते हैं। तो इस काल में गेहूं, चावल, दाल, जौ, ज्वार, तेल, मसाले और गोश्त का प्रयोग भोज्य पदार्थों के रूप में किया जाता था। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और औरंगजेब सब्जियों एवं साग पात के शौकीन थे। अकबर अच्छा शिकारी था, लेकिन गोश्त खाने से उसे कोई विशेष लगाव नहीं था। और औरंगजेब का मांस से परहेज उसकी आदत बन गई थी। उनकी मेज जो है वो सादे खानों से भरी रहती थी। ब्रिटिश काल। तो अंग्रेज भारत में विस्की लाए और अदरक, जायफल, दालचीनी, लौंग जैसे मसालों के साथ तैयार की गई चाय लेकर आए। अब वर्तमान में क्या है कि भारत वर्तमान में खान-पान की प्रणाली में मोटे अनाज की मात्रा को बढ़ाने की रणनीतियों को अपना रहा है। 2018 में भारत ने बाजरा का राष्ट्रीय वर्ष मनाया और 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाया गया। फिर वेशभूषा देख लेते हैं, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी-कभी। तो पाषाण काल में क्या था कि मध्य पाषाण युग की गुफा चित्रकारियों में कमर परिधानों को दर्शाने वाले उदाहरण प्राप्त हुए हैं। पूर्व पाषाण कालीन मनुष्य अपने शरीर को वृक्षों के पत्तों और छालों तथा पशुओं के चर्म से ढकता था। ठीक है, पौधों के रेशों तथा पशुओं के बालों को वस्त्र के रूप में बुनना प्रारंभ कर दिया। इसी काल में कुछ विद्वान मानते हैं कि कपास की खेती भी प्रारंभ हो गई थी पूर्व पाषाण कालीन में। फिर सिंधु घाटी सभ्यता। तो इस काल के अनेक मूर्तियों पर स्त्री पुरुष के वस्त्रहीन चित्र मिले हैं। शरीर का आधा भाग वस्त्र से ढका रहता था। शरीर को ढकने के लिए संभवतः दो प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग किया जाता था। स्त्रियों तथा पुरुषों के वस्त्रभूषण में कोई विशेष अंतर नहीं था। कमर के नीचे के भाग को ढकने के लिए पुरुष तथा स्त्रियां लुंगी जैसा वस्त्र भी धारण करती थी। फिर वैदिक काल देखते हैं। तो आर्य क्या थे? मुख्यतः वास, अधिवास तथा नीवी प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। शरीर के नीचे के भाग पर वास पहना जाता था, ऊपरी भाग पर अधिवास और नीवी को वास के नीचे पहना जाता था। विवाह के अवसर पर वधु एक विशेष वस्त्र पहनती थी, जिसे वूधय कहा जाता था। ऋग्वेद में उष्णी अर्थात सर पर धारण की जाने वाली पगड़ी का भी उल्लेख मिलता है। वैदिक काल में श्रृंगार में स्त्रियों की विशेष रुचि थी। फिर मौर्य काल। तो इस काल के साहित्य, मूर्तिकला आदि से भारतीयों की वेशभूषा एवं गहनों का पता चलता है। इस काल में लोग दो सूती वस्त्र पहनते थे, एक नीचे पहनने का जो घुटने से नीचे तक जाता था, दूसरा कंधों पर या धोती तथा चद्दर ओढ़ने का द्योतक था। आम लोग तथा स्त्रियां भी पगड़ी पहना करती थीं। दोनों पुरुष और स्त्रियां गहने पहनते थे। फिर गुप्त काल में क्या हुआ कि पुरुष अधोवस्त्र जैसे धोती एवं उत्तरी जैसे दुपट्टा धारण करते थे। स्त्रियां साड़ी और अंगियां पहनती थी। ऊनी एवं रेशमी वस्त्र का प्रयोग धनाढ्य लोग करते थे। फिर हर्षवर्धन काल आ जाता है। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार साधारणतः भारतीयों को श्वेत वस्त्र प्रिय था। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आभूषण धारण करते थे। वे सादा वस्त्र पहनते थे। फिर सल्तनत काल में ग्रामीणों की वेशभूषा बहुत साधारण होती थी। उनमें सिले हुए कपड़ों का चलन कम था। जूते पहनना उनके मध्य अपवाद था। मुसलमानों में अचकन, शेरवानी, कुर्ता, पैजामा, लहंगा आदि पहनावों का चलन था। फिर मुगल काल में क्या हुआ? तो मुगल बादशाह विभिन्न प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र एवं आभूषण धारण करते थे। जहांगीर और हुमायूं ने नए नए फैशनों को ईजाद किया। साफे और पगड़ी का प्रयोग प्रचलित था। हिंदू पुरुष धोती कुर्ता तथा स्त्री घाघरा, साड़ी, अंगियां पहनती थी। ठीक है, फिर विवाह प्रणाली। तो वैदिक काल में विवाह पद्धतियां जो थी, तो मनु समेत अन्य स्मृतिकारों ने ग्रह सूत्रों व पुराणों में 8 प्रकार की विवाह पद्धतियों का उल्लेख है। तो विवाह के 8 प्रकारों में से जो प्रथम 4 प्रकार थे, ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह व प्रजापत्य विवाह,
कि विवाह उत्तम कोटि के और जो बाद के 4 प्रकार थे वो निम्न कोटि के माने जाते थे, जो थे गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। तो वैदिक काल में बाल विवाह की प्रथा नहीं थी, पुत्री का भी उपनयन संस्कार किया जाता था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल में एक विवाह के साथ ही बहुविवाह की प्रथा का प्रचलन हुआ। पहली पत्नी को मुख्य पत्नी माना जाता था और उसे कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। कन्याओं को बेचने एवं दहेज लेने के भी उदाहरण मिलते हैं। नियोग और विधवा विवाह की प्रथा भी चलती रही। अल्पायु में ही लड़कियों के विवाह करने पर बल दिया जाने लगा। ये सारी चीज़ें उत्तर वैदिक काल से शुरू हो जाती हैं। फिर मौर्य काल में, तो इस युग में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। दहेज देकर विवाह की प्रथा उस काल में बहुत लोकप्रिय थी। भारतीय लोग दहेज लिए या दिए गए बिना विवाह नहीं करते थे, मतलब उन्हें दहेज चाहिए ही चाहिए था। पुनर्विवाह की प्रथा प्रचलित थी। पुरुष और स्त्री दोनों को ही पुनर्विवाह का अधिकार प्राप्त था। कौटिल्य ने तलाक की अनुमति भी दी थी। अर्थशास्त्र के अनुसार विवाह के लिए स्त्री की उम्र 12 साल एवं पुरुष की उम्र 16 साल होनी चाहिए। फिर गुप्त काल आ जाता है। तो इस काल में राजवंशों में अंतरजातीय विवाह होते थे, जैसे क्षत्रिय गुप्तों का विवाह संबंध ब्राह्मण वाकाटक राजाओं के साथ हुआ था। फिर विधवा विवाह, बहुविवाह की प्रथा और सती प्रथा का भी प्रचलन था। इसमें अनमेल विवाह भी होता था, जिसका उदाहरण कुमारगुप्त है। ठीक है। फिर ऊंची जाति का पुरुष नीची जाति की स्त्री से विवाह कर सकता था, ऐसे विवाह को अनुलोम कहा गया था। और ऊंची जाति की स्त्रियां और नीची जाति के पुरुष में भी संबंध हो सकता था, ऐसे विवाह को प्रतिलोम कहा गया। फिर सल्तनत काल में, तो इस काल में सती प्रथा और विधवा विवाह प्रतिबंधित थे। सल्तनत काल में सती प्रथा और विधवा विवाह बैन था। विधवाओं को उनके पति की संपत्ति में अधिकार दिया जाता था। फिर मुगल काल में क्या चेंजेस आए, तो इस काल में बाल विवाह तथा दहेज प्रथा विद्यमान थी। अंतर धार्मिक विवाह प्रचलित थे। अकबर ने अंतर धार्मिक विवाह राजपूत राजकुमारी जोधाबाई से किया था। अकबर ने वयस्क होने के पहले विवाह, निकट संबंधियों के मध्य विवाह, अत्यधिक दहेज की स्वीकृति तथा बहुविवाह को रोकने हेतु कार्य किया था। फिर ब्रिटिश काल में क्या हुआ, तो ब्रिटिश शासन की शुरुआत में भारत में बाल विवाह प्रथा प्रचलित थी। यद्यपि गौना वयस्क होने पर होता था। बाल विवाह को समाप्त करने हेतु काम किसने किया, राजा राममोहन राय ने। फिर ऊंचे वर्गों में दहेज प्रथा प्रचलित थी। राजवंश, बड़े जमींदार तथा धनाढ्य घरों में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी, परंतु साधारण लोग एक विवाह ही करते थे। द्विजों में विधवा विवाह प्रायः नहीं होता था। फिर वर्तमान में क्या है, तो ऐसे आप किसी भी चीज़ का एक क्रमिक विकास देख पा रहे हैं, जो आप रिलेट कर पाएंगे चीज़ों से, ऐसे में भी काम आएगा। और इवन जब आप प्री में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ एक समरी बनती चली जाएगी। तो वर्तमान में क्या है, तो भारत के कई हिस्सों में बाल विवाह का प्रचलन है, हालांकि इसमें कमी हो रही है। NFHS जो 5 आया था, यह 5 वर्षों में लगभग 3.5% कम होकर 2020-21 में 23.3% हो गया है। समलैंगिक विवाह एवं अंतर धार्मिक विवाह में वृद्धि हो रही है। एकल विवाह का भी प्रचलन बढ़ रहा है। गुजरात की महिला क्षमा बिंदु ने भारत में पहली बार सोलोगमी में खुद से शादी की है। ठीक है। फिर महिलाओं की स्थिति, ये हमारे ये टॉपिक जो है ऐसे में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में नारी की अतिसंख्यक मूर्तियों की प्राप्ति से आभास मिलता है कि सिंधु समाज मात्र प्रधान था। नारी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था और स्त्रियों के चित्र जो हैं वो बहुसंख्यक हैं। ठीक है। फिर वैदिक काल में क्या हो जाता है कि इस काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी तथा उन्हें शिक्षा प्राप्ति, लोपामुद्रा, घोषा, सिकवा, अपाला जैसी विदुषी थी, उनको अधिकार था शिक्षा का। विधवा विवाह, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह से मुक्ति, उपनयन संस्कार, नियोग प्रथा का प्रचलन था। महिलाओं को पर्दा प्रथा से मुक्ति तथा यज्ञ करने का अधिकार भी था। फिर उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि स्त्रियों का उपनयन संस्कार का अधिकार जो था वो भी खत्म हो गया। पैतृक संपत्ति में जो अधिकार मिलता था वो भी छीन लिया गया। कन्याओं का विवाह जो है वो यौवनावस्था में भी होता था। एक विवाह के साथ ही बहुविवाह की प्रथा का भी प्रचलन देखा गया। कुल मिला के उत्तर वैदिक काल से जो है समाज में विकृति आनी शुरू हो गई थी। फिर इस काल में क्या हुआ, अपेक्षाकृत स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, जो रीज़न देख रहे हैं आप। फिर मौर्य काल में क्या हुआ, तो इस काल में स्त्रियों की स्थिति स्मृति काल की तुलना में अच्छी थी तथा स्त्रियों को पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति दी गई। कौटिल्य के अनुसार महिलाओं को विवाह विच्छेद का अधिकार था, मतलब तलाक का अधिकार था। वैश्यावृत्ति का प्रचलन था, उन्हें रूपा जीवा कहा जाता था। जो वैश्यावृत्ति का प्रचलन था उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है रूपा जीवा, तथा इसे राजकीय संरक्षण प्राप्त था। कौटिल्य ने स्त्री दासों के रूप ध्रात उपचारिका का उल्लेख किया है। स्त्री दासों की एक श्रेणी थी, बंदकी भी थी। पर्दा में रहने वाली स्त्रियां अनिष्कासनी कहलाती थी। अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अर्थशास्त्र से कोई ना कोई क्वेश्चन आता रहता है, तो ये देख लीजिए कि अर्थशास्त्र में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है। फिर मौर्योत्तर काल देख लेते हैं। तो समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी मौर्योत्तर काल में। सातवाहन नरेशों के नाम के साथ उनकी माताओं के नाम जुड़े होते थे। नागनिका, गौतमी, बलश्री आदि नारियों के उदाहरण ये दर्शाते हैं। ठीक है, कि पतियों के साथ स्त्रियां भी शासन संचालित करती थीं। फिर गुप्त काल में क्या बदलाव हुए, तो गुप्त काल में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। विधवाओं की स्थिति खराब थी। देवदासी प्रथा का प्रचलन था। स्त्री शिक्षा का भी प्रचलन था। इस काल में सती प्रथा का प्रमाण एरण अभिलेख से मिलता है। तो एरण अभिलेख से हमें सती प्रथा का प्रमाण मिलता है। याज्ञवल्क स्मृति तथा कात्यायन स्मृति में स्त्री को संपत्ति संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो ये दोनों गुप्त काल से रिलेट करते हैं। गुप्त काल में साहित्य एवं कला में स्त्रियों का आदर्श रूप प्रस्तुत किया गया है। उनकी सामाजिक दशा में तुलनात्मक रूप से गिरावट दर्ज हुई थी।
फिर विजयनगर, तो विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था तथा स्त्रियों को राजकीय पदों पर नियुक्त किया जाता था। समाज में बाल विवाह, देवदासी एवं सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं विद्यमान थी तथा विधवाओं की स्थिति दयनीय थी। विजयनगर में स्त्रियों को संगीत, नृत्य की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। सती प्रथा का प्रचलन था, परंतु यह स्वैच्छिक था। बारबोसा, नूनीज, सीजर फ्रेडरिक ने सती प्रथा का वर्णन किया है। आप ये कहाँ से आए हैं, ये आप अपने नोट से जरूर देख लीजिए। फिर मुगल काल, तो मुगल कालीन समाज में स्त्रियों की दशा तथा जीवन बहुत दयनीय था। समाज में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं था। पर्दा प्रथा का प्रचलन था। अकबर ने नारी शिक्षा पर ध्यान दिया तथा उसने नारियों के लिए पृथक मदरसे का निर्माण कराया था। अकबर ने सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, बहुविवाह, दहेज प्रथा जैसी प्रचलित कुरीतियों को रोकने का प्रयास किया। दीन ए इलाही मानने वालों को एक से अधिक विवाह करना वर्जित था। ये ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है। फिर विधवा विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान की गई तथा लड़के एवं लड़कियों के विवाह की आयु 16 और 14 वर्ष निर्धारित की गई। फिर ब्रिटिश काल में क्या हुआ, तो महिलाओं के पुनरुत्थान का काल ब्रिटिश काल से शुरू होता है। ब्रिटिश शासन की अवधि में स्त्रियों से संबंधित अनेक सुधार हुए। 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की ओर से सती प्रथा के विरुद्ध संघर्ष किया और 1829 में सती प्रथा को अवैध करार दिया गया। फिर उसके बाद विधवा पुनर्विवाह, तो इसके लिए कौन जुड़े थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित एवं लागू हो गया। फिर कन्या भ्रूण हत्या निवारण अधिनियम 1870 का उद्देश्य था कन्या शिशुओं की हत्या को रोकना। फिर बाल विवाह में रोक लगाने हेतु बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में पारित किया गया, हरविलास शारदा के प्रयासों से, ठीक है। फिर आगे चीज़ें होती हैं, तो जन्म और मृत्यु संस्कार। नवपाषाण काल में क्या था कि इस काल में अंत्येष्टि संस्कार प्रचलित था। अस्थियों के साथ औजार एवं आभूषण भी रखे जाते थे। समाज में एक से अधिक व्यक्तियों की अस्थियां रखी जा सकती थी। बुर्ज होम में मृतकों के साथ कुत्तों को भी दफनाए जाने के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। इस सभ्यता, फिर सिंधु सभ्यता में तो अंत्येष्टि संस्कार के रूप में दफनाने की सर्वप्रचलित प्रथा थी, लेकिन कभी कभी शवों को खुले मैदान में जंगली जानवरों को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। शवों को जलाने और गाड़ने जैसी प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, जबकि मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधियां प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ बर्तन, खाद्य पदार्थ, खिलौने आदि दफनाए जाते थे। फिर ताम्र पाषाणिक संस्कृति, तो इसमें क्या हुआ, इसमें वयस्क तथा बच्चे दोनों ही उत्तर दक्षिण क्रम में दफनाए जाते थे, जिसमें सिर उत्तर की ओर होता था। वयस्क अधिकतर लिटाकर दफनाए जाते थे, जबकि बच्चे जो थे वो कलशों में दफनाए जाते थे, ठीक है। मृतकों को उनके गहनों के साथ दफनाना भी सामान्य प्रथा थी। फिर महापाषाण काल आ जाता है, तो महापाषाण काल में दक्षिण भारत से लौह युग के विषय में अधिकांश जानकारी महापाषाण काल की संस्कृति की कब्रों की खुदाई से मिलती है। महापाषाणकालीन संस्कृति में मृतकों को आबादी क्षेत्र से दूर कब्रिस्तानों में पत्थरों के बीच दफनाया जाता था। इसमें कभी कभी मृतकों की हड्डियां बड़े बड़े कलशों में जमा करके गड्ढे में दफनाई जाती थी, ठीक है। दक्षिण भारत में दफनाने की परंपरा लौह युग के साथ आरंभ हुई थी। ये चीज़ कुछ इंपॉर्टेंट है, इस पर आप जरूर ध्यान दीजिए। फिर वैदिक काल, तो हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का उल्लेख किया जाता था, जो मानव द्वारा उसके गर्भाधान संस्कार से लेकर अंत्येष्टि क्रिया तक किए जाते थे। पितृमेध या अंत्येष्टि संस्कार 16 हिंदू धर्म संस्कारों में अंतिम होते थे, ठीक है। फिर ये सारी इसमें चीज़ें थी। अब दास प्रथा देख लेते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में कुछ पुरातात्विक प्रमाणों की सहायता से विद्वानों ने यह बताया है कि उस समय भी दास प्रथा प्रचलित थी, मतलब सिंधु सभ्यता में दास प्रथा विद्यमान थी। मोहनजोदड़ो में मिले दो दो कोठरियों में 16 मकान, जो तत्कालीन लोगों के निम्न जीवन स्तर के प्रमाण हैं, जिन्हें पिंगट महोदय ने मजदूरों के मकान कहा है। फिर वैदिक काल में क्या है, तो भारत के प्राचीन ग्रंथ मनुस्मृति में भी दास प्रथा का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में भी दासों के विषय में सूचना मिलती है, जहां आर्यों से शारीरिक और सांस्कृतिक भिन्नता रखने वालों को अनार्य कहा गया और अनार्यों को दास, दस्यु या असुर कहकर पुकारा गया। फिर उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, दास दासियों का प्रचलन समाज में निर्बाध रूप से होने लगा तथा उनको घरेलू कार्यों में मुख्यतः लगाया जाने लगा। आपने ऊपर से ये चीज़ें देखी हैं कि उत्तर वैदिक काल आते आते समाज में विकृतियाँ उत्पन्न हुई, जिसका सारे क्षेत्र में प्रभाव देखा जाता है। फिर मौर्य काल, तो मेगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी। मेगस्थनीज कह रहे थे कि दास प्रथा नहीं है, अतः इसने दास प्रथा का कोई प्रभाव नहीं देखा। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में 8 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। मेगस्थनीज के अनुसार दास नहीं थे, जबकि कौटिल्य ने 8 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। मौर्य काल में दासों को संपत्ति रखने और उन्हें बेचने का भी अधिकार मिला हुआ था। फिर गुप्त काल में, तो गुप्त काल में दास प्रथा का प्रचलन था तथा नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का वर्णन मिलता है। फिर सल्तनत काल में, तो इस काल में हिंदू एवं मुसलमान दोनों के ही दास रखने का बड़ा शौक था। फिरोज तुगलक ने दासों के निर्यात पर पाबंदी लगाई। सल्तनत काल में सर्वाधिक दास, लगभग 1,80,000 दास फिरोज तुगलक के अधीन थे। तो सबसे ज़्यादा जो दास रखता था वो कौन था, फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि उसी ने जो है दीवाने बंदगान नामक एक दासों की देखभाल के लिए एक विभाग की स्थापना की थी। फिर विजयनगर, तो इस साम्राज्य में दास प्रथा प्रचलित थी और मनुष्यों के क्रय विक्रय को एक टर्म बोला जाता था वेश्वग। इसमें मनुष्यों का क्रय विक्रय किया जाता था। निकोलो कॉन्ती ने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास थे।
ठीक है। फिर मुगल काल, तो दास प्रथा मुगल काल में बहुत अधिक नहीं थी। दासों को मुगल काल में इतनी छूट नहीं थी जितनी सल्तनत काल में थी। इस काल में दासों की जो आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। उन्हें राजनीति में भाग लेने और शासकीय पद प्राप्त करने के अवसर नहीं मिलते थे। फिर अकबर ने 1562 में दास प्रथा पर रोक लगाई थी। आधुनिक भारत में दास प्रथा को लेके क्या था? तो भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित हो जाने के उपरांत यह प्रथा चलती रही। 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एडनबरो के समय 1843 के 5वें एक्ट द्वारा इस प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया और गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। हालांकि भारत में अभी भी किसी न किसी रूप में जो है दास प्रथा जारी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे आप ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे ही मैं और दूसरे जो फैक्चुअल चीज़ें हैं मैं अपने इस चैनल पे डालता रहूँगा। आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।